शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा मैं ये जो सब करवा रहा हूँ पास्ट पेपर्स हैं चैप्टर 7 के टॉपिक बेंजीन के। अच्छा, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको तवज्जो से देखें। मैंने सिर्फ ये काम नहीं किया है कि इसके रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट किए हों, बल्कि अगर पास्ट पेपर अगर जो है वो आपका बेंजीन के किसी थ्योरी का भी अगर सवाल है तो उसे भी मैंने रिपीट कर दिया है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, जो हमारे पास जब कोई कहेगा कि आप सवाल के बारे में बात करें, तो देखिए मेरे पास मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेंजीन का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2018 में भी ये सवाल आया हुआ है, मैंने थ्योरी में भी इसको कवर करवाया था, और वो है गिव कैकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के कैकुल स्ट्रक्चर को जो है ना वो ड्रॉ कीजिए। फिर उसमें ये है कि राइट दी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इट, हाउ आर दी ऑब्जेक्शन रिमूव। ये इसी तरह देखिए ये सवाल जो है वो आपका रिपीट हुआ है 2018 के अलावा 2016 में भी इसी तरह से। डिस्क्राइब कैकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, राइट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इट, हाउ वाज दिस ऑब्जेक्शन रिमूव्ड बाय कैकुल। ये सवाल 2016 में रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन दोबारा लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब कैकुल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, राइट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इट, हाउ वाज दिस ऑब्जेक्शन रिमूव्ड बाय कैकुल। देन अगेन दिस क्वेश्चन जो है ना, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको देखने जा रहे हैं, कैकुल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। थ्योरी में तो मैंने फिर भी इसको थोड़ा ज्यादा देर तक बात की थी, लेकिन चूंकि ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसके ऊपर रुकूंगा नहीं। देखिए, जब आप कैकुल्स का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में, तो एक जुमला उसने कहा है राइट दी कैकुल स्ट्रक्चर या डिस्क्राइब दी कैकुल स्ट्रक्चर, तो मैंने एक जुमला लिख दिया है यहाँ पर। कैकुल प्रपोज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन विद अल्टरनेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि द बेंजीन स्ट्रक्चर कैन बी इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी ये हेक्सागोनल रिंग है। इसमें देखिए पाई बॉन्ड हमने बताया कि ये यहाँ है। अगले स्ट्रक्चर में ये बताया है कि पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव कर गई है, तो ये पाई बॉन्ड की मूवमेंट है। अगर किसी दो स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन अगर जो है वो चेंज हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये बेंजीन को इसीलिए बेंजीन में जो रेजोनेंस पाई जाती है इसे डीलोकलाइजेशन कहते हैं। यही रेजोनेंस की जो डीलोकलाइजेशन है इससे एरोमेटिसिटी पैदा होती है। जब आप कैकुल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन भी शो करेंगे, और आप ये इक्विवेलेंस वाला थर्ड स्ट्रक्चर भी आप शो करेंगे जिसमें आप सर्किल बनाकर दिखाएंगे। अब आपने अटेम्प्ट किया है सवाल के 1 नंबर, आपने डिस्क्राइब किया है कैकुल स्ट्रक्चर, दिस इज डिस्क्रिप्शन। अब आप देखिए उसके बाद वो कहता है इसमें ऑब्जेक्शन क्या रेज किया गया। इसके बारे में इसमें ऑब्जेक्शन ये रेज किया गया कि अगर कैकुल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, जैसे कैकुल के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कैकुल्स फार्मूला बेंजीन शुड गिव 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो प्रोडक्ट। यानी बेंजीन को कैकुल के स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम बेंजीन को एक्सेप्ट करें तो कैकुल के स्ट्रक्चर के मुताबिक दो अलग अलग ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देना चाहिए। एक वो जिसके अंदर जो है वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है एक्स और वाई वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच हो, और दूसरा एक और जो है वो ये हो सकता है कि एक्स और वाई इसमें स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा गलत बन गया है, जिसमें एक्स और वाई जो है वो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर पे के साथ अटैच हो। ठीक है, तो इसकी मैं करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम इसमें असल में स्ट्रक्चर रिपीट कर दिया है मैंने।
तो मैं इसको आगे ले चलता हूँ और इसकी थोड़ी सी इसकी जो है, जो इसमें स्ट्रक्चरल जो होना चाहिए था स्ट्रक्चर, उसके बजाय मैंने एक और स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर लोड कर दिया है। तो जनाब ये है, with regret and deepest sorrow, this should be like this। ठीक है जनाब, ये है असल में कि अकॉर्डिंग टू केकुल्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू केकुल्स फार्मूला, केकुल के फार्मूले के मुताबिक बेंजीन शुड गिव 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो प्रोडक्ट, बेंजीन को 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो प्रोडक्ट देने चाहिए। इन वन ऑर्थो प्रोडक्ट द सब्स्टिट्यूएंट एक्स एंड वाई आर ऑन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। एक ऐसा ऑर्थो प्रोडक्ट होना चाहिए डाई सब्स्टिट्यूटेड जिसमें एक्स और वाई सब्स्टिट्यूएंट को डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच होना चाहिए। जबकि दूसरा क्या कहता है, वेयर एज इन अदर द एक्स एंड वाई आर ऑन द कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो आप ये देखिए, एक्स ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, एक्स और वाई को कहाँ होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ या सिग्मा बॉन्डेड कार्बन के साथ होना चाहिए। अब ये तो ऑब्जेक्शन था, रियलिटी में क्या होता है वो इस वजह से ऑब्जेक्शन उठाया गया कि अकॉर्डिंग टू केकुल फार्मूला बेंजीन शुड गिव 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, इन प्रैक्टिस ओनली वन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ द बेंजीन वाज फॉर्म और आइसोलेटेड। तो अब उसने क्या काम किया, टू एक्सप्लेन दिस केकुल फॉरवर्डेड हिज थ्योरी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए केकुल ने क्या किया, अपनी एक नई थ्योरी पेश की, दैट द कार्बन एटम इन द बेंजीन वर इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। उसने ये कहा कि ये जो 6 कार्बन एटम है 6 के 6, ये स्टेशनरी नहीं है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन के नतीजे में ईच कार्बन कार्बन पेयर हैड ए सिंगल बॉन्ड हाफ ऑफ द टाइम। इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है ये थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर का मतलब अगर ये आधे वक्त के लिए डबल बॉन्ड है तो अदर हाफ ऑफ द टाइम ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। रिजल्टिंग इन टू फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसके नतीजे में बेंजीन के 2 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं। बोथ द स्ट्रक्चर्स आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू ईच अदर, क्योंकि वो एक ही जैसे हैं, एक ही तरह से परफॉर्म करते हैं। इसलिए बेंजीन को जो है वो केकुल के स्ट्रक्चर के मुताबिक भी एक ही जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देना चाहिए। दिस इज हाउ दिस हिज ऑब्जेक्शन वाज रिमूव्ड। आपको इम्तिहान हॉल में इस सवाल का जवाब यहाँ तक लिखना है तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2019 में अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। 2019 में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। एक सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। सवाल इस तरह भी आ सकता है, 2017 में भी ये सवाल रिपीट हुआ है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट एंड डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो हम मॉलिक्यूलर, इस सवाल में एक काम ये किया गया है, सिर्फ ये नहीं किया गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री पूछी है, बल्कि तीन सेंटेंसेस में ये भी बताना होगा कि व्हाई मॉलिक्यूल बेंजीन इज स्टेबल, हाउ कैन वी प्रूव दैट इट इज स्टेबल। फिर 2015 में भी ये सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, आल्सो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इसमें एंड में बताना है। आइए हम आप देखते हैं, हमने कोई खास काम नहीं करना है, हमने इसकी इंट्रोडक्शन देनी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, हमने इसकी ओवरलैपिंग बतानी है और क्लोज हो जाएगा। देखिए इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, ये हम करने जा रहे हैं, पहला हिस्सा है हमारा, हम करने जा रहे हैं जनाब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में हमें मालूम है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। इट हैज a regular flat hexagonal structure with all the 6 hydrogen atoms lying in the plane of the ring with bond angle 120 degree इन कार्बन 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 जो है वो स्ट्रक्चर में एंड कार्बन कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में।
ये आप लिखना चाहते हैं आप लिखें, अदरवाइज आप सिर्फ इतना सा लिख दें कि ऑल द 6 हाइड्रोजन एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ द रिंग विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप हाइब्रिडाइजेशन बताने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, अब आप हाइब्रिडाइजेशन बताने जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये बताना है कि बेंजीन के अंदर हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री है और इसमें एक अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल भी मौजूद है। बस ये आपने बताना है। आप देखें इन बेंजीन 2s and 2p orbital of each carbon atom makes sp2 hybridization and form 3 sp2 hybrid orbital। अब हम ओवरलैपिंग बताने जा रहे हैं। The sp2 orbitals of adjacent carbon atom overlap with each other। हम ये कहने जा रहे हैं कि ये जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हर कार्बन एटम के, वो एडजेसेंट कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है और सिग्मा बॉन्ड बना देता है। द थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम, और हर कार्बन एटम का जो तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करता है, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है and 1s orbital of hydrogen atom। Therefore total number of 12 sigma bonds are formed, 6 between the carbon atoms, यानी कार्बन एटमों के दरमियान 6 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं and 6 between the carbon and the hydrogen atoms। अब ओवरलैपिंग हो गई, अब हमने बताना है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हमने ये बताना है सिर्फ कि चूंकि कार्बन एटम जो है हर कार्बन एटम के पास एक pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, पैरेलल टू ईच अदर है। ये क्या काम करते हैं, देयर आर अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के पास अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, पैरेलल टू ईच अदर है, जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। The two pz orbital of two carbon atoms are shared with the formation of the pi bond। ये जो pz orbital है ये आपस में मिलकर के pi bond बना लेते हैं। अब हमने ये बताना है कि ये क्या काम करते हैं। ये जो pz ऑर्बिटल है, ये अगर ये दो कार्बन अगर ये इधर से मिले तो पाई ऑर्बिटल जो है ना pz यहाँ ओवरलैपिंग करते हैं। ये यहीं से नहीं, ये अदरवाइज भी जो है वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इसी के नतीजे में जो है आप क्या काम कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है। तो यही बात की जा रही है यहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल्स कैन बी पेयर्ड इन टू वेज। दो तरीकों से वो हो सकते हैं। ईच pz ऑर्बिटल ओवरलैप विद इट्स नेबर इक्वली, वो बराबर वाले से इक्वली ओवरलैपिंग कर सकता है। Therefore all the 6 pz are regarded as forming a single molecular orbital embracing all the 6 कार्बन एटम। वो आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं जैसे वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इसी के नतीजे में एक कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड क्लाउड अबव द प्लेन होता है और एक पाई बॉन्ड क्लाउड जो है वो बिलो द प्लेन होता है। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। क्योंकि एक सवाल में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला हुआ था बनाने के लिए, तो हमने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर नीचे बना दिया है। फिर एक सवाल ऐसा भी था जिसमें उसने कहा था कि स्टेबिलिटी इन बेंजीन बताइए, तो हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि बेंजीन बज़ाहिर ऐसा अपीयर होता है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की कमी है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। द फार्मूला ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ अल्केन is C6H14। Therefore it is expected that benzene should behave as highly unsaturated compound। लिहाजा ये उम्मीद की जाती है कि बेंजीन क्या करे, एज कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन एंड अल्काइन रिएक्ट विद KMnO4 सॉल्यूशन इन डार्क। तो ये उम्मीद की जाती है कि जैसे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन एंड अल्काइन KMnO4 के साथ डार्क में भी रिएक्ट करते हैं, तो therefore it is expected that benzene should also react with KMnO4 under similar condition। बेंजीन को भी ऐसे ही KMnO4 से ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट बेंजीन रिएक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। बेंजीन बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करती है, इसी वजह से इसके बारे में कहते हैं इट गोज टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने इसको भी 10 ईयर पेपर से कर लिया।
अब हम एक और सवाल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और वो है ओरिएंटेशन इन बेंजीन। तो वो कहता है 2018 में व्हाट इज द ओरिएंटेशन इन बेंजीन। ओरिएंटेशन का मतलब बताइए। एक्सप्लेन ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। गिव द नेम्स ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ये सवाल 2013 में भी आया है। व्हाट इज ओरिएंटेशन इन बेंजीन, एक्सप्लेन ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूशन in benzene, name 3 each of the ortho para meta directing group। अब ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जब फर्दर रिएक्ट करे, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सवाल देखिए, हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं ताकि आप तक पहुंचा सकें। देखिए ये एक रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। देखिए इस रिएक्शन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फिनोल है। देखिए फिनोल जब में ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, इसके अंदर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन की जगह OH लगा हुआ है। तो जब क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करना चाहे तो क्लोरीन के पास अवेलेबल है 5 पोजीशंस। ये 2 ऑर्थो पोजीशंस, ये 2 मेटा पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। ठीक है, तो वो ये कि क्लोरीन अब किसके साथ अटैच हो, ऑर्थो पर जाए, मेटा पर जाए या पैरा पर जाए, इसकी किस्मत का फैसला कौन करेगा, ये OH करेगा। इस अमल को कहते हैं, ये जो OH नए आने वाले क्लोरीन को जो है वो जिस पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा, ये डायरेक्टिंग इफेक्ट है। यानी और एक और काम करता है, OH बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को फास्ट कर देता है। तो ये जो OH की मौजूदगी में जो रिएक्शन होगा उस वो फास्ट होगा या स्लो होगा, और नया आने वाला रेडिकल बेंजीन की ओपन पोजीशन में से इन 5 में से किस पोजीशन पर जाएगा, इसका फैसला OH ने करना है। तो ये जो पूरी की पूरी स्टडी है, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इन बेंजीन। आइए हम जरा इसको फिर दोबारा वापस जाते हैं सवाल पर और दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए सवाल था आपके पास, ओरिएंटेशन को बताएं, ओरिएंटेशन क्या है। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जैसे फिनोल गोज फर्दर रिएक्शन, जब ये मजीद रिएक्ट करना चाहता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना चाहता है, तो द रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिंग, वो जो रेडिकल जैसे OH पहले से जो मौजूद है, वो 2 तरीकों से रिएक्शन को मुतासिर करता है। on the ring affects both the rate of the reaction and the site of the attack। नया किस पोजीशन पर आकर नया रेडिकल अटैच होगा। दिस इफेक्ट ऑफ द रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इन बेंजीन। तो हमने ओरिएंटेशन बता दी। अब वो कहता है ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं। वो 2 तरह की ओरिएंटेशन क्या है, वो देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिकल ऑन बेंजीन रिंग। 2 तरह के जो है ना वो असरात होते हैं ओरिएंटेशन के। नंबर 1 जो है उसे कहते हैं रिएक्टिविटी इफेक्ट, और नंबर 2 जो है उसे कहा जाता है जिसको हम कहेंगे कि डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो ये जो रिएक्टिविटी इफेक्ट है जनाब, वो क्या है, वो ये कहते हैं कि देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिकल ऑन द बेंजीन रिंग। 2 असरात होते हैं। वो क्या काम कर सकता है, वो ओरिएंटेशन में 2 तरह के असरात हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को मुतासिर कर दे। दूसरा वो ये कर सकता है कि उसकी पोजीशन, नए आने वाले रेडिकल की पोजीशन के बारे में बताए। तो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ओरिएंटेशन on the benzene ring। Number 1 is reactivity effect, number 2 is directing effect। रिएक्टिविटी इफेक्ट क्या है कि वो बेंजीन रिंग को फास्ट कर सकता है रिएक्शन में या स्लो कर सकता है। तो द रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग either increases or decreases reactivity of the benzene ring for further substitution reaction। Therefore these radicals can be divided into following 2 types,
ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं जो एक्टिवेट करें, रिएक्शन को फास्ट कर दें, और डीएक्टिवेटिंग भी हो सकते हैं जो रिएक्शन के बेंजीन की रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? ऐसे रेडिकल, those radicals of the group which donate electron to benzene ring and cause the ring to be more reactive than benzene are termed as activating group। जैसे ये अल्काइल रेडिकल अगर बेंजीन से अटैच हो, NH2 रेडिकल अगर बेंजीन से अटैच हो, NR2 अटैच हो, OH अटैच हो, ये क्या करते हैं? ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं और फास्ट कर देते हैं रिएक्शन को। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जनाब कौन से? ऐसे रेडिकल जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। द रेडिकल और द ग्रुप which withdraw electron from the benzene ring and cause the ring to be less reactive than benzene are termed as deactivating group। वो बेंजीन रिंग की रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। इनमें NO2 शामिल है, SO3H शामिल है, CHO शामिल है। क्योंकि इस सवाल में तीन तीन ही रेडिकल्स बोले गए थे, तो मैंने तीन तीन रेडिकल्स पर ये सवाल का ये हिस्सा खत्म किया है। अब है डायरेक्टिंग इफेक्ट। डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है? द रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग directs the next coming group at either ortho para position or meta position। Therefore, these radicals can be divided into following two groups: ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है? Those radicals or group which direct the next coming group at the ortho and para position are called ortho para directing group। जैसे ये इन रेडिकल्स की मौजूदगी में नया आने वाला रेडिकल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। जैसे देखिए when phenol is reacted with chlorine, जब फिनोल को क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाएगा, the OH already present दो ये जो बेंजीन रिंग पर OH है डायरेक्ट द नेक्स्ट कमिंग क्लोरीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो देखिए जब क्लोरीन आ रही है और लेविस एसिड के मौजूदगी में रिएक्ट कर रही है, तो एक मर्तबा जो है ना क्लोरीन किस पर जाएगी? ऑर्थो पोजीशन पर। दूसरी मर्तबा क्लोरीन किस पर जाएगी? पैरा पोजीशन पर। और इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनेंगे। आपके पास HCl जो है वो बाई प्रोडक्ट है, यह है ऑर्थोक्लोरोफिनोल और यह है पैराक्लोरोफिनोल। इसी तरह जो है वो आपके पास एक और ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। Those radicals or group which direct the next coming group at the meta position are called meta directing group। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के जो है ना वो रेडिकल्स हैं। अब देखिए नाइट्रोबेंजीन में चेक करें, ये जो NO2 पहले से मौजूद है, जब ये नाइट्रोबेंजीन क्लोरीन से रिएक्ट करेगी, when nitrobenzene is reacted with chlorine, the NO2 already present, जो NO2 पहले से जो मौजूद है, directs the next coming chlorine at ortho at meta position। नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को ये मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। जैसे आप देखिए ये NO2 है, ये नाइट्रोबेंजीन है, जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करे लेविस एसिड की मौजूदगी में, तो क्या हो जाएगा? मेटा पोजीशन पर, यानी अल्टरनेट। ये दोनों पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन क्या है? ये मेटा है। इसका नाम हो गया मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसी वजह से चूंकि NO2 ने नए आने वाले रेडिकल क्लोरीन को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट किया है, इसीलिए ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। नाइट्रोबेंजीन, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अब जो मेरे पास why does benzene gives electrophilic substitution reaction, give stepwise mechanism of nitration and chlorination of benzene। तो जो बेंजीन है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों पेश शो करती है। देखिए बेंजीन का जब हम बेंजीन के बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करती है, तो होता क्या है? देयर इज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है above and below the plane of the benzene molecule।
It is these pi electron that are responsible for the electrophilic substitution reaction. इन्हीं की वजह से बेंजीन जो है वो क्या काम करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पेश करती है। और ये जो मैकेनिज्म है वो मैं या तो ऑनलाइन क्लास में भी बता दूंगा और जो है वो क्लास में भी बता दूंगा, आपके फिजिकल क्लास में। अच्छा, अब इस सवाल को 2016 के रिएक्शन वाले सवाल को मैं अगले लेक्चर में जो है वो एड्रेस करूंगा। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर आप इसको देख रहे हैं और अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल होता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे और मेरे घर वालों के लिए आफियत की दुआ कीजिएगा। वास्सलाम। सैयद जुनैद अली।